केमिस्ट्री स्टूडेंट्स क्लास 11th। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यू यूनिट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल एनर्जेटिक्स। इसके बेसिक टर्म हैं छोटे छोटे, जैसे व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम क्या होता है। तो ए स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड सिस्टम। जैसे जी हमारे पास दिस इज सिस्टम, जी हम कंसीडर कर लेते हैं दिस इज अवर सिस्टम, और रेस्ट इज द सराउंडिंग। आगे पीछे अगर हम देखें दिस इज सराउंडिंग। तो दिस इज द स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, इट इज कॉल्ड सिस्टम। सराउंडिंग भी मैंने आपको बता दिया। सराउंडिंग्स वैसे क्या होती है, द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग्स। सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर सेपरेटेड बाय रियल और इमेजिनरी बाउंड्री से, दोनों आपस में अलग अलग होते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम में सिस्टम्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट है यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम। फर्स्ट इज आइसोलेटेड सिस्टम। A system which can neither exchange mass nor energy with surroundings is called an isolated system। ऐसा सिस्टम जो ना कि मास और ना ही एनर्जी को एक्सचेंज करे सराउंडिंग के साथ, जैसे दिस इज अवर आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड, इसमें ना ही मैटर और मास, ना ही मैटर सराउंडिंग में जाता है और ना ही एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर एंटर होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। वाटर इन कंटैक्ट विद इट्स वेपर इन ए क्लोज्ड एंड इंसुलेटेड वेसल इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। हाँ, क्लोज्ड सिस्टम में क्या फ़र्क है। क्लोज सिस्टम में इट इज़ कवर्ड, सिर्फ कवर है, तो इट कैन एक्सचेंज दी एनर्जी, एनर्जी को तो एक्सचेंज कर सकता है जी, इट कैन एक्सचेंज द एनर्जी बट नॉट मैटर और मास। मास और मैटर को एक्सचेंज नहीं करता, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सिस्टम। ऐसे ही ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एज वेल एज एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। तो ये हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम। ऐसे ही स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है। स्टेट ऑफ ए सिस्टम मीन्स द कंडीशन ऑफ द सिस्टम विच इज डिस्क्राइब्ड इन फॉर्म्स ऑफ सर्टेन ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर, प्रेशर हो गया, या फिर वॉल्यूम। स्टेट को हम या टेम्परेचर की मदद से, या प्रेशर की मदद से, या फिर वॉल्यूम की मदद से भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, जैसे हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास इस कंटेनर में, दिस इज ए कंटेनर, इस कंटेनर में एक गैस रखी है, तो इसकी स्टेट इस वक्त क्या है, गैसीय स्टेट, गैस स्टेट है। अगर यहाँ पे हम पिस्टन की मदद से इसको कंप्रेस कर दें, इसको हम क्या कर दें, कंप्रेस कर दें, तो यहाँ पे छोटा सा वॉल्यूम आ जाएगा, तो पिस्टन यहाँ तक आ गया, यानी कि प्रेशर चेंज हो गया, इसमें प्रेशर ज़्यादा हो गया, और वॉल्यूम भी देख रहे हो आप, वॉल्यूम भी कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट बन जाएगी। यानी कि प्रेशर चेंज करने से गैस स्टेट लिक्विड में आ गई, या फिर वॉल्यूम चेंज करने से गैस स्टेट जो थी वो लिक्विड में आ गई, इसलिए हम कहेंगे इनको स्टेट वेरिएबल्स भी बोले जाते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल्स।
If any of the properties of the system changes, the system is said to be in a different state. जैसे मैंने आपको बताया कि वो दूसरी स्टेट में आ जाएगा. Therefore, these property of the systems are also called as state variables. हम इनको इसलिए state variables भी कहते हैं क्योंकि ये स्टेट को चेंज कर सकते हैं. ऐसे स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं? स्टेट फंक्शंस क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है इज सेड टू बी ए स्टेट फंक्शन इफ इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम. अगर उसकी वैल्यू स्टेट पे डिपेंड है एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ बाय विच दिस स्टेट हैज़ बीन अटेन्ड. अब जैसे हमारा वाटर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, अब वो किस रास्ते से कन्वर्ट हो गया उससे कोई रिलेशन नहीं, लेकिन सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है. तो इसलिए ये कहता है कि स्टेट का अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है और ये चीज़ डिपेंड नहीं है कि वो किस बात से होकर वो स्टेट उसकी आई है, उससे ये इंडिपेंडेंट होता है. ऐसे ही माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है कुछ इसमें. इफ़ ए सिस्टम कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज, एटम्स हो, उसमें आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, इनको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. प्रॉपर्टी ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी बोले जाते हैं इनको. ऐसे ही दीज are classified into two types, extensive properties and intensive properties. The properties which depend upon the quantity of the matter contained in system, उसको कहते हैं हम extensive property. जैसे मास कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. मैटर ज़्यादा होगा तो मास ज़्यादा है, मैटर कम तो मास कम. जैसे वॉल्यूम भी ज़्यादा कम हो सकता है. हीट कैपेसिटी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, दीज आर दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड अपॉन ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम. अब ये अमाउंट से इंडिपेंडेंट होती हैं. इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट से इंडिपेंडेंट होती हैं. जैसे टेम्परेचर, फर्ज किया, लेट अस कंसीडर दैट हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में वाटर भरा हुआ है, इसका टेम्परेचर है, ये गर्म पानी है, अपने टेम्परेचर पर है. ये पूरे बीकर में जितना टेम्परेचर होगा, T1 टेम्परेचर है इसका, हमने यहाँ से निकाला, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, थोड़ा सा वाटर थोड़ा सा ही उठाया, यहाँ डाला, तो इसका भी टेम्परेचर उतना ही होगा जितना इसका है. इसलिए टेम्परेचर इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ऐसे ही प्रेशर, विस्कोसिटी होगी. जैसे हम थोड़ा सा ल्यूकर जहाँ से उठा के ले जाएं, यहाँ मर्जी ले जाएं, वो जितना विस्कस है यहाँ पे उतना ही यहाँ पे है. सरफेस टेंशन, स्पेसिफिक हीट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी की सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं. टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस. पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सेम रहे उसको हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस. ऐसे ही एडियाबेटिक प्रोसेस. एडियाबेटिक प्रोसेस में ना ही कोई सिस्टम सराउंडिंग से हीट लेता है, ना ही सराउंडिंग में जाने देता है. हाँ, इंटरनल टेम्परेचर में वेरीज, वो बदल सकता है क्योंकि हीट सप्लाई जब हम उसको करेंगे उसको हम कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस. ए प्रोसेस इन विच द सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग. ऐसे आइसोबारिक प्रोसेस,
बार होता है प्रेशर, आइसो हो गया सेम, यानी कि वो सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे उसको हम कहेंगे आइसोबारिक। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोर, कोर यहाँ पे होता है वॉल्यूम। आइसोकोरिक प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, उसको कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, a process in which the direction may be reversed at any stage by merely a small change in a variable like temperature or pressure। जैसे हमारे पास दिस इज a प्लस बी एनी रेक्टेंड है, और टाइम आने पे c प्लस डी भी इकट्ठे होकर इक्विलिब्रियम में ये रिएक्शन आ सकती हैं। इट इज़ ए रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होती हैं जब हमारा कोई भी दो रेक्टेंड या थ्री रेक्टेंड्स आपस में रिएक्ट करें और प्रोडक्ट कुछ और बने, रिवर्सिबल नहीं हो, इसको हम कहेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। ए प्रोसेस which is not reversible is called a irreversible process। all natural processes are irreversible। सारे नेचुरल प्रोसेसेस इरिवर्सिबल होते हैं। साइक्लिक प्रोसेस क्या है? ए प्रोसेस इन विच द सिस्टम अंडरगोज ए सीरीज ऑफ चेंजेस एंड अल्टीमेटली रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। जैसे यहाँ पे ए चला गया है बी पे, फिर ये चला गया सी में, फिर ये यहाँ से घूम कर आ गया डी में, फिर ये फिर दोबारा ए बन जाए, तो ऐसे हम कहेंगे इट इज़ ए साइक्लिक प्रोसेस। तो नेक्स्ट है टर्म्स के बाद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? ये लॉ कहता है इट स्टेट्स दैट if a system A is in equilibrium with a system C, चलो हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास, let us consider that it is a system A, ये एक हमारे पास सिस्टम A है, तो this is the system, ये आ गया B, इसको हम इस तरह से कवर करते हैं। तो ऐसे ही दिस इज सिस्टम सी, जी हमारे पास तीन सिस्टम है। अब जे लॉ क्या कहता है? ये कहता है इफ ए सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम सी, अगर ए और सी सिस्टम की, ऐसे करते हैं, ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में है, इनका टेम्परेचर बराबर है, यानी कि इसमें अगर T1 टेम्परेचर है, इसमें भी T1 ही है, दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में है, बराबर टेम्परेचर पर हैं। हाँ, इफ B इज आल्सो द थर्मल इक्विलिब्रियम विद C, और B भी देखो, अब B और C ये भी दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इसका भी T1 ही टेम्परेचर है। अब जिला कहता है कि अगर ये तीन सिस्टम हैं, ये भी आपस में इक्विलिब्रियम में है, ए और सी भी इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो अंडरस्टूड है ये दोनों, ये वाले भी आपस में इक्विलिब्रियम में ही होंगे, यानी कि इनका भी टेम्परेचर अब सेम ही आएगा। दिस इज द जीरोथ लॉ, इसको ही हम कहते हैं जीरोथ लॉ। In other words, if two systems are in thermal equilibrium, they have the same temperature, and if they are not in thermal equilibrium, they have different temperatures। कोई मुश्किल नहीं। इसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। ये लॉ हमें क्या कहता है कि द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दुनिया में एनर्जी ना ही बनती है ना ही तबाह होती है, ऑल्दो इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को हम एक फॉर्म से
दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस लॉ कैन आल्सो बी स्टेटेड एज, चलो पहले हम इसको पढ़ते हैं। जिस तरह से सन एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, सन की एनर्जी प्लांट्स ले लेते हैं तो एनर्जी क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, और प्लांट्स के जो सीड्स हैं उनमें एनर्जी आ जाती है एज ए पोटेंशियल एनर्जी, और वो सीड्स जब ह्यूमन बींग्स खाते हैं तो उनमें एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो जब जे ह्यूमन बींग्स कोई काम करते हैं एनी वर्क, तो फिर एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। ये ला कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। या फिर ये ला ऐसे भी हम स्टेट करते हैं, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज्ड इनटू टू वेज। हाँ, जिस तरह से, चलो मैं सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। दिस इज आवर प्रेशर कुकर, दिस इज प्रेशर कुकर, इसमें हमने वाटर रखा हुआ है, तो नीचे से हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, हीट। अब हीट करने के बाद जिला हमें कहता है द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज्ड इनटू टू वेज। कौन कौन से वेज हैं, बाय अलाउइंग हीट टू फ्लो इनटू द सिस्टम और आउट ऑफ द सिस्टम। या तो हम इस सिस्टम को, दिस इज सिस्टम, इसको हीट देंगे तो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, या यहाँ से हीट बाहर निकालने के प्रेशर कुकर हम ठंडा करेंगे तो भी यहाँ पे क्या चेंजिंग आती है, इंटरनल एनर्जी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, कम या ज़्यादा हो जाएगी हीट करने से भी और इसको ठंडा करने से भी। दूसरा है वाई डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम और वाई द सिस्टम। यहाँ तो देखो वाई वर्क डूइंग ऑन द सिस्टम, जहाँ तो ये प्रेशर कुकर आपने देखा होगा खुद वेट को उठा देता है और स्टीम बाहर निकाल देता है, इट इज़ वर्क डन बाय द सिस्टम, तो सिस्टम काम करता है। तो भी ये वाली एनर्जी जो हमने दी थी ये इसमें कुछ कन्वर्ट हो जाती है वर्क डन में, और कुछ इन मॉलिक्यूल में रह जाती हैं। अब लेट अस कंसीडर ए सिस्टम हुज इंटरनल एनर्जी U1। हम कंसीडर कर लेते हैं कि यही सिस्टम जो था हमारा, इसकी इंटरनल एनर्जी है U1। नाउ इफ द सिस्टम एब्जॉर्ब्स Q अमाउंट ऑफ हीट, अगर इसने Q अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की, देन इट्स इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है एंड बिकम्स U1 प्लस Q, बन गई कितनी, U1 प्लस Q ऐड हो जाएगा। इफ W इज़ द वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर W एक हमारा वर्क डन है सिस्टम पर, देन इट्स इंटरनल एनर्जी फर्दर इंक्रीजेज एंड बिकम्स U2, और इसकी एनर्जी फिर बढ़ती है, बन जाएगी U2। दस U2 किसके बराबर आ गई, U1 प्लस Q जो हीट सप्लाई की, एंड W इज़ द वर्क डन बाय द सिस्टम। या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इजकल टू आगे चल जाएगा U2 माइनस U1 इजकल टू Q प्लस W, और ये रेंज होगी ये। हाँ, इन दोनों को Q2 माइनस Q1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी is equal to heat added to the system and work done on the system. The above relationship is a mathematical statement of first law of the thermodynamics. तो इसको ही हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ द
थर्मोडायनेमिक्स। थैंक्स।